सर स्क्रीन शेयर। तो ये हम लोग का पार्ट 3 होगा इस वीडियो का, ठीक है। हम लोग इसका पार्ट 3 आज करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 3 हम लोग का करेंगे, ठीक है। यस So सर। finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives the sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open, and consensual manner. Okay. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. क्या हो गया मेरा pronunciation को? लगता है बहुत बोल लिया मैं सुबह से आज। मेरे जीभ लड़खड़ा गई। कैसे जीभ लड़खड़ाई? Okay, let's do it now. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Draft constitution का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब ये होता है एक रफ ड्राफ्ट, माने ये फाइनल नहीं है। एक हम लोगों ने रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर उसका एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। सर ये रफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब? सर रफ कॉन्स्टिट्यूशन रफ मतलब क्या हुआ? पहले हमने सारे पॉइंट्स को, जो बी आर अम्बेडकर साहब को लगा कि ये सब पॉइंट वैलिड होने चाहिए, ये सब चीज होनी चाहिए, तो उन्होंने रफ ड्राफ्ट कर लिया। अरे आप डिस्कस करोगे तो पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे ना, आप डिस्कस कैसे करोगे? ठीक है। तो उन्होंने पहले सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छे लगे उनको पॉइंट, वो सारे पॉइंट लिख लिए उन्होंने और एक रफ ड्राफ्टिंग उन्होंने बना दी। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन चालू हुआ, एक एक पॉइंट को उठाया गया और उसके ऊपर में काफी लंबी बहस हुई, ठीक है। Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution. ऐसा नहीं कि एक बार में हो गया, काफी लोगों, इतने इंटेलिजेंट लोग थे, सब लोग का विजन था, सब लोग की सोच थी, तो सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, ठीक है। क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज को डिस्कस कर रहे थे। इस क्लॉज का क्या मतलब है, इस क्लॉज का क्या मतलब है, इसमें फ्यूचर में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे लोग इसको मिस यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इट वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि बस बैठे और च्युइंगम खाया, चाय पिया, समोसा खाया, हो गया। हाँ, इट टुक मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वे कंसीडर्ड। बताइए, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स, मैंने 2000 चेंज किए गए उसमें, क्या नाम है, ड्राफ्ट में, ठीक है। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 इयर्स। टोटल 114 डेज मीटिंग हुई, समझ में आ रहा? 3 साल वो लोग मिलते रहे, 114 दिन मीटिंग हुई, उसको लिखा गया, उसमें संशोधन किया गया, उसको रीचेक किया गया, रीड्राफ्ट किया गया, डिबेट किया गया उसके ऊपर में, ठीक है। फिर उसको जो बेस्ट लगा वो हम लोगों ने लिया। तो क्या हम लोग को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन कोई मजाक है? ठीक है, कितने लोग इतना टाइम लगा रहे हैं उसके ऊपर में, समझ में आ रहा बात? तो every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. बताइए, माने एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, जो भी कोई भी बात अगर कोई बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है या कुछ बोल रहा है, सबका रिकॉर्डिंग किया गया। सोचो, सबको रिकॉर्ड किया गया और आज तक प्रिजर्व किया गया है। आज तक क्यों प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बताइए जरा। तो क्या क्या मतलब, क्या सुन रहे हो? जैसे सर जो वो सर लॉज हैं सर, वो सब जितनी भी बातें हुई वहां पर, हाँ सर, वही सर। जैसे किसी ने बोला कि इंडिया को सेक्युलर बनाना चाहिए, ठीक है। किसी ने बोला इंडिया को सेक्युलर बनाना चाहिए, तो अब कोई बोला नहीं, इंडिया को सेक्युलर नहीं बनाना चाहिए, इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ठीक है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो अब किसने जो जो बोला ना और क्यों बोला, वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई लॉ बना हुआ है और फ्यूचर में उस लॉ को अमेंड करना है या उस लॉ को समझना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किस रिलेशन में ये चीज बोली गई थी, ठीक है। तो इसी के लिए हर चीज को रिकॉर्ड किया गया, किसी को फेंका नहीं गया। These are called Constituent Assembly debates. इसको हम लोग Constituent Assembly के डिबेट बोलते हैं। जब बी अम्बेडकर साहब, ठीक है, और मान लो कोई और वहां पे सरोजनी नायडू, सपोज कर लो, उनमें कोई बात हो रही हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ डेलिब्रेशन चल रहे हो, तो सब रिकॉर्ड किया गया। When printed, this debates were 12 bulky volumes. माने इतना डिबेट हुआ कि 12 मोटी किताबें भर गई डिबेट से, ठीक है। ये अभी भी रखा हुआ है, इतना ज्यादा हुआ, इतना डिबेट। अरे भैया 114 डेज, 3 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1/3, माने 3 साल का 1/3 डे जो है, लोग वहां पर गए हैं कंटिन्यूसली और बातें की हैं। तो कोई छोटा मोटा बात नहीं हो रहा है, मतलब 2 महीने सर, 2 महीने समझ लीजिए, 2 महीने कैसे, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए ना, 4 3 120, 4 महीने, 3 साल में 4 महीना कंटिन्यूसली, माने कंटिन्यूसली 3 साल लगे, लेकिन वो मीटिंग बैठी 3 साल में 114 दिन उन लोग के बाद मीटिंग हुई उन लोग की, ठीक है। ये सर हम 1 साल का जाने सर, 1 साल में सर 2 महीने सर, 2 नहीं 1 1.5 महीना, 1 साल में 1 महीना,
अरे ऐसा नहीं होता था ना, पहले तो व्हाट्सअप था नहीं। पहले लोग आते थे कि हमारी मीटिंग है, उसमें सब लोग अपनी तैयारी करके आते थे, जो बातें हुई उसको लिख कर आते थे, ठीक है, सब कुछ रेडी करके लाते थे। अगले मीटिंग में क्या बात करनी है उसकी तैयारी कीजिए, उसके रिकॉर्ड्स निकालिए। तो आप खाली जाके थोड़ा ना बैठ जाओगे, आप तो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स को तो यस। बनाने में भी तो टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बाकी टाइम बैठे हुए थे, बाकी टाइम भी काम चल रहा था, समझ में आ रहा है? खाली मीटिंग में यस। फाइनलाइज होता, हर आदमी को काम दिया गया था, तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, तुमको वो काम करना है। हर आदमी अपना काम करके ला रहा था। पहले तो प्रिंटर नहीं था कि कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट आउट ले लिया, कोई गलती हो गया तो ठीक कर दिया, ऐसा था नहीं। सबको लिखना पड़ता था, हाथ से लिखो या टाइप करो, ठीक है। तो कितना टाइम लगता होगा एक डॉक्यूमेंट को लिखने में, इमेजिन करो 12 बल्कि वॉल्यूम्स बढ़ गई। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, अपना काम धंधा छोड़ के किया इन्होंने। अरे इनका भी तो खुद का पर्सनल काम होगा, वो सब छोड़ के इंडिया के यस कॉन्स्टिट्यूशन सर। में लगे हुए हैं, है ना। यस सर। This debates provided the rationale behind every provision of the constitution. These रैशनल are से क्या used हो to, गया क्या? सर? रैशनल 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 क्या का होगा मतलब सर? लॉजिक, लॉजिक बिहाइंड एवरी प्रोविजन। रैशनल माने उसके बिहाइंड में क्या लॉजिक है, हर प्रोविजन के बीच में, हर लॉ के बीच में क्या लॉजिक है। These are used to interpret the meaning of the constitution. इससे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में सुविधा होती है। इंटरप्रेट माने क्या हो अगर गया किसी, सर? इंटरप्रेट मतलब जैसे उसको बताना, ठीक है। जैसे किस लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है। जैसे धर्म के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में? धर्म के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसका इंटरप्रिटेशन बहुत गड़बड़ होता है। कोई किसी बड़े आदमी ने कुछ बात बोल दी, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैं मैं प्यार से गुस्सा हूं, ठीक है। मैंने बोला मैं पार्थ से गुस्सा हूं, ठीक है। या मैं बोलूं मैं पार्थ से गुस्सा रहता हूं, ठीक है। मैंने ऐसे बोला मैं पार्थ से गुस्सा रहता हूं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने कहीं लिख दिया, ठीक है। आज से 100 साल के बाद एक आदमी आएगा, हो सकता है पार्थ का बेटा है, ठीक है। और पार्थ का बेटा आके बोलेगा मयंक सर जो थे ना, बहुत बेकार आदमी थे। बोले क्यों? मतलब वो मेरे पापा से हमेशा गुस्सा ही रहते थे। मेरे पापा ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो वो गुस्सा रहते थे, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? लेकिन यस उसको तो सर। ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, है ना। जैसे मैं बोलूं पार्थ मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूं, तूने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए, ठीक है। तो ये बात तो मैं तेरे को बोल रहा हूं, तो बोलने का टोन, बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसको 100 साल के बाद देखेगा उस सेंटेंस को, तो हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन अलग कर दे उसने। वो बोलेगा ये सर क्या है, मेरे पापा से गुस्सा ही रहते थे, पार्थ गुस्सा है, मैं पार्थ से गुस्सा हूँ, ये क्या बात है, गुस्सा क्यों है? मेरे पापा इतने महान आदमी थे, उन्होंने इतना अचीव किया लाइफ में, जिंदगी में इतना कमाया उन्होंने, ठीक है। और मयंक सर बोल रहे गुस्सा है। तो समझ में आ रहा है? तो जब तक उसको मेरा वो नहीं मिलेगा, इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं मिलेगा कि मैंने किस संदर्भ में ये बात कही थी, किस रिलेशन में, किस रिलेटिव में ये बात कही थी, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो लॉ वाले ने तो लॉ लिख के चले गए वो लोग, ठीक है। लेकिन वो क्यों लिख कर गए ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी चीज को, आप उस चीज को ठीक से समझ पाओगे। तो अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग की जो पुरानी किताबें, जो हम लोग की रिलीजियस बुक्स हैं, ठीक है, जो हमारे धर्म है, धर्म तो आज नहीं लिखा गया, धर्म तो करीब कितने पुराने धर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट तो 0 डिग्री का वन है, वो जो है उनका तो समझ कर लो अभी 2100 साल हो गया। क्रिश्चियनिटी को तो कितना साल हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदू धर्म तो 4000 5000 साल पहले वेद आए थे, ठीक है। जो हमारी कुरान है वो 600 के उस टाइम में आई थी, ठीक है। तो उस टाइम में तो जो लिखने वाले थे, जिन्होंने लिखना था, या बहुत जन तो बोलते हैं कि जो कुरान है वो माने किताब हेवनली बुक्स है, भगवान की भेजी हुई किताबें, जो भी है जैसे भी है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? क्या समझे? उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए तो आपको चाहिए ना, ऐसा क्यों बोला गया है। यस सर। कभी तो हो सकता है भगवान ने मजाक में बोला हो, नहीं समझे आपको? माने उनका बोलने का जो ढंग था वो प्यार वाला ढंग, वो प्यार से बोल रहे होंगे, वो किसी को छेड़ने के लिए बोल रहे होंगे, ठीक है। यस सर। अब पार्थ नींद आ गया तुमको फिर से? नहीं सर। तुम जब भी मेरी क्लास में बैठते हो, तुम सोते हो, तुम मार खाओगे बहुत बुरी तरह। चलो एक काम करो, कान सर। पकड़े खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी। तुमको मैं दिखाता हूँ मेरे क्लास में यौन करने का क्या नतीजा था। कान पकड़ो, खड़े हो जाओ सर यार। जल्दी। सॉरी। सॉरी। नहीं सॉरी वारी कुछ नहीं, कान पकड़ो, खड़े हो, बोलो सर आइंदा नहीं करूंगा, जल्दी। नहीं तो फिर मैं और बुरी सजा दूंगा अभी फिर जानते हो ना। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, कान पकड़ो, स्टैंड अप। मैं दोबारा दोबारा नहीं करूंगा। हाँ बैठ जा, बैठ जा। अगली बार अगर किया ना तो फिर मैं तेरे को फिर और गंदी वाली भी सजा दूंगा मैं। मेरे को ऑनलाइन में पनिशमेंट देने में चैंपियन हूं मैं, समझ में आया? एक तो बात समझ, मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअस, 10 o'clock 10 AM से मेरी क्लास चालू होती है, ठीक है। और अभी कितना बज रहा है? 8:30 हो रहा है, ऑलमोस्ट 8:20 हो रहा है।
मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूअसली विदाउट 1 मिनट ब्रेक। 1 मिनट का ब्रेक नहीं लिया मैंने अभी तक। क्या समझे बात को? बीच में अगर मैं एक चाय पिया हूं, वो भी मैं क्लास करते करते पिया हूं, पानी पिया हूं, हाँ, और एक दो बार टॉयलेट ऑब्वियसली वॉशरूम गया हूं मैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने ब्रेक नहीं लिया। अभी मैं तेरे को पढ़ाने आया ना, तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल तेरे को पढ़ाने का भी, लेकिन मैंने आंख बंद करी और मैं बोला नहीं, मुझे करना है। और मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे को बोर लग रहा हूँ, अभी भी एनर्जी देख रहा भगवान की जैसे, जो सुबह जिस स्पीड से बात कर रहा हूँ उसी स्पीड से तेरे से बात कर रहा हूँ ना अभी। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तू बोर नहीं हो, है ना, तू पढ़ ले अच्छे से। तो मैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, तुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए ना, है कि नहीं? यस सर। अभी भी तू लग रहा सोया हुआ ही। कहाँ सोया हूँ सर? अब क्या, अब नहीं सोया हाँ हूँ। सर, यस सर, थोड़ा एक्टिव हो जा, बोल इनकलाब जिंदाबाद, बोल इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, वेरी गुड। चलो आगे। कहाँ गए हम लोग? हाँ, दे आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द, समझ में आ गया? तो ये जो हम लोग कोई भी चीज को याद रखो, अगर आप कोई भी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आपको उसका रैशनल माने उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तब वरना आप कोई भी चीज का नियम नहीं निकलवा पाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे मम्मी लोग जो होती है ना, मम्मी लोग तो बच्चे को कितनी बार बोलते थे ना, घर में कितनी बार बोलती है, शर्म नाम का चीज नहीं है, पढ़ता नहीं है। कितनी बार बोलती है हर मम्मी, है ना? मम्मी लोग बोलती है ना, शर्म नाम का चीज नहीं है, पढ़ता नहीं है? यस सर। तो ये अगर इसको वैसा देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है, मम्मी बोल रही है शर्म नाम का चीज नहीं है। लेकिन मम्मी लोग क्या उसको मीम करती है? मम्मी लोग तो बहुत प्यार से बने हमारे को मोटिवेट ही करती है ना। लेकिन अगर उसको कहीं लिखा हुआ कोई पढ़ लेगी, उसकी मम्मी बोल रही थी शर्म नाम का चीज नहीं है, तो बोले कैसी कैसी लेडी है, कितना गंदा बात करती है, ऐसे कोई बोलते हैं? तो उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में ना, किस संदर्भ में बोला गया है। तो मैं तुम लोग सब पढ़े लिखे लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, वरना आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा बात को? कभी कभी हम लोग कोई यस बात सर। पे मजा, जैसे एक दोस्त दूसरे को गाली दे देता है, ठीक है, लेकिन मजाक में देता है, वो उनका प्यार है, वो गाली नहीं है, प्यार है कि नहीं? अगर आज से 10 साल के बाद जैसे हम लोग अपने पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, ठीक है, जो हम लोग जब स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं, तुमको क्या लगता है हम लोग कैसे बात करते हैं? हेलो, कैसे हो, बढ़िया हो, गुड आफ्टरनून बोलते हैं? कैसे बात करते हैं? तेरी क्या कर रहा है, ऐसे ना बात करते हैं। लेकिन यस अगर वो सर। मेरा बेटा सुन लेगा तो बोलेगा पापा आप कैसे बात कर रहे हो, आपको कैसे बात करते हो? दोस्तों से ऐसी बात करते हैं। तो उसका इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है कि वो किससे कैसी बातें कर रहा है। किसी दोस्त को गाली देते हैं ना, तब मजा आता है। वो दोस्त को अगर प्यार से बात करें तो क्या हुआ बात, भाई मयंक तुम बिगड़ गया, मयंक तुम चेंज हो गया यार, पहले ऐसा नहीं रह गया, आजकल बहुत रिस्पेक्ट दिखा रहा है, बहुत, तो मजा नहीं आएगा फिर। तो हम लोग को वो उसका रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। और मैं इसी के लिए ये बात को बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत चीज का इंटरप्रिटेशन गलत होता है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप चीजों को इंटरप्रेट करना सीखो। समझ में आ गया बात को? हेलो पार्थ, यस सर। इनकलाब जिंदाबाद। In this book, we have studied the exact provision of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding overall philosophy of what Constitution is all about. हम लोग बात करेंगे philosophy का कि Constitution होता क्या है, ठीक है? यस सर। We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our Constitution, but it is equally important to read what the Constitution says about its own philosophy. माने अब हमारा Constitution क्यों बना? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बता रहा है कि हमारे पीछे की फिलॉसफी क्या थी, और या तो हम लोग हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी बात सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या बोलना चाहा, ठीक है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना? तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आता है प्रियम्बल, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है? लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ठीक है? प्रियम्बल हमको यह बताता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution. तुम देखे होगे जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसमें महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है? महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं थे। He was not a क्यों? member of the Constituent Assembly. यही लिख रहा है। Yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he has spelled out what he wanted the Constitution to do. माने महात्मा गांधी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए नहीं थे क्योंकि महात्मा गांधी हमारे गार्जियन थे, ठीक है? वो किसी के बिहाफ से बोलना नहीं चाहते थे, ठीक है? वो ये सोचते थे कि तुम लोग करो, ठीक है, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं अपना व्यू दूंगा,
है ना। ऐसे बड़े लोग करते हैं, जो घर के बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं हम पीछे हैं, तुम लोग कर लो डिसाइड, अगर कहीं फंसोगे तो मैं निकाल दूंगा तुमको, ठीक है। तो महात्मा गांधी न्यूट्रल थे, वो सबसे सीनियर भी थे, तो इसी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं गए, ही वाज लाइक अ गार्जियन, ओके। लेकिन उनका जो ड्रीम्स है ना, वो उन्होंने लिखा था पहले एक मैगजीन में, यंग इंडिया एक मैगजीन थी, उनमें उन्होंने अपना ड्रीम लिखा था कि मुझे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, मैं इंडिया से क्या चाहता हूँ, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी पोयम है, रविंद्रनाथ ठाकुर साहब की बहुत सारी पोयम है टैगोर जी की, नेशनल एंथम लिखा है सर, नेशनल एंथम जो भी है उन्होंने बहुत सारा हमारा क्या नाम है उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको किस तरह का इंडिया चाहिए था, ठीक है। तो ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, पोएट्स है, ठीक है, इनका सारा इंडिया में इंडिया कैसा होना चाहिए इनका ड्रीम्स लिखा हुआ है, ठीक है। He had spelled what he wanted in the constitution, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए था उन्होंने लिखा हुआ है। देखो महात्मा गांधी ने ये लिखा था, क्या लिखा था ये हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुमको मालूम है ये ओरिजिनल राइटिंग है महात्मा गांधी की। अब तुम लोग ये भी देखो, माने राइटिंग ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो जो वर्डिंग्स हैं ये उनकी ओरिजिनल है, क्या समझे बात को। और तुम लोग को इसमें एक बात ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने कब लिखा, उसमें कितने साल पहले लिखा होगा, तो लिखा होगा सर, अच्छा खासा 100 साल पहले, 100 साल पहले कैसे, 1947 में हम लोग को आजादी मिली, ठीक है। 50 तो वही 75 76, हाँ 75 तो यही हो गया, ठीक है। 76 ईयर, 76 77, हाँ तो करीब करीब उन्होंने 88 उन्होंने कब लिखा था, 81 में कब क्या लिखा हुआ उसमें, तो 81 में कहाँ रहे थे सर, 1949 में तो उनकी डेथ हो गई थी, हाँ हाँ 29 जनवरी को, ठीक है। तो देखो उनकी इंग्लिश देखो, खाली मेरा कहने का था तुम उनकी इंग्लिश देखो, क्या इंग्लिश लिख रहे हो, ये उस जमाने की इंग्लिश है। माने तुम लोग को लगता है तुम लोग बहुत वेस्टर्नाइज हो ना, हम लोग को लगता है हम लोग को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, हम लोग हम लोग ही पढ़े लिखे हैं। उस जमाने के लोगों की इंग्लिश देखो क्या लिखा उन्होंने, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रॉलडम एंड पेट्रोनेज। थ्रॉलडम का मतलब बहुत जनों को नहीं मालूम होगा, यहाँ पर बहुत जन को नहीं मालूम होगा, ये महात्मा गांधी की इंग्लिश है। थ्रॉलडम का मतलब होता है किसी की गुलामी, ठीक है, क्या, स्लेव ऑफ समबडी। एंड पेट्रोनेज, पेट्रोनेज माने किसी के झंडे के नीचे, किसी के अम्ब्रेला के नीचे हम रहना नहीं चाहते। आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल रिलीज इंडिया, जो इंडिया को किसी भी गुलामी से या किसी के भी साये से या किसी के भी कंट्रोल से बाहर निकालेगा। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। और मुझे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जहां पे गरीब से गरीब आदमी बोले भारत मेरा है, ये देश मेरा है, ठीक है, और उसकी बातें सुनी जाए, उसकी आवाज सुनी जाए। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास नो लो क्लास ऑफ पीपल, जहाँ पे कोई पैसा वाला कोई गरीब कोई हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं हो। एंड इंडिया इन विच ऑल कमोडिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसा इंडिया जहाँ पे छुआछूत की बीमारी नहीं हो, और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यहाँ पे कोई शराब ये सब नहीं पिए, एंड ड्रग्स नहीं ले, वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट एज मैन, आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। तो गांधी जी बोले अगर इस तरह का इंडिया बनता है तो मुझे ये इंडिया चाहिए। समझ में आ रहा बात को? यस सर। मैं तुम लोग से बार बार बोलता हूँ, हमारे जो जो बुजुर्ग थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर के टाइम पे जितने भी हमारे दादाजी परदादाजी लोग जो हैं, और जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे मेंटोर्स हैं, वो लोग हम लोग से बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, हम लोग से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे और बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत स्मार्ट है ना, तो हम लोग बेवकूफ है। समझ में आया? उनकी एजुकेशन हमसे बहुत अच्छी थी। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश का स्टैंडर्ड देखो कितना सुंदर इंग्लिश लिखा हुआ है, ये महात्मा गांधी का ओरिजिनल वर्ड्स हैं। समझ में आया? यस सर। तो हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पार्थ इनकलाब जिंदाबाद। वेरी गुड। मैं चेक करता रहूंगा, अगर आवाज ढीली आई तो 2 बार बोलना पड़ेगा तुझे। ऐसे हाथ नहीं उठाया तो इस बार। इनकलाब जिंदाबाद। Very good. This dream of an Indian that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had different understanding of how inequalities could be removed. अब ये जो बात बोल रहे हैं ना महात्मा गांधी की गरीबी हटाओ, ठीक है, मैं गरीब देखना नहीं चाहता, B.R. अम्बेडकर भी यही चाहते थे, लेकिन उनका सोच थोड़ा डिफरेंट था। He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. B.R. अम्बेडकर का और महात्मा गांधी का थोड़ा सा जो सोच है वो डिफरेंट थी, ठीक है।
Mahatma Gandhi, it is concluded the speech to the Constituent Assembly. He stated his anxiety very clearly. अच्छा, तुम लोग को ये बात Sir, मालूम क्या होनी चाहिए कि जो तुम लोग को ये बात मालूम होनी चाहिए, बी आर अम्बेडकर जो थे वो एक्चुअली थोड़े से लोअर कास्ट से आते थे, ठीक है, तो उनको बहुत लोअर तकलीफ कास्ट? थी। हाँ, वो थोड़े से इंफीरियर कास्ट, जैसे इंडिया में ये एक बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक है, कास्टवादी इंडिया का एक बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक है, तो वो थोड़े लोअर अनटचेबिलिटी, वो लोअर कास्ट से आते थे, तो उनको गुस्सा था मन में, ठीक है, उनके बहुत, तो एक तो आजकल तो टीवी में सीरियल भी आ रहा है अम्बेडकर साहब के ऊपर में, ठीक है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो गांधी जी से भी उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं मत नहीं मिलता था उनका, ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा, पढ़ो नाउ, ये जो चीज है ना, ये बी आर अम्बेडकर की राइटिंग है, ठीक है सर राइटिंग नहीं है सर, मतलब सब वो है। अरे राइटिंग सी बोलेंगे ना, राइटिंग माने हैंड राइटिंग नहीं, उनका लिखा हुआ। अब ऑब्वियसली तो कंप्यूटर में ना फॉन्ट चेंज कर दिया उन्होंने, पर उनकी राइटिंग से ये उन्होंने लिखा है, ठीक है, फॉन्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics we will, contradiction मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, कॉन्ट्रडिक्ट करना, ठीक है, एक दूसरे को काटना, ठीक है। In politics we will have the equality, and in social and economic life we will have inequality. बोला पॉलिटिक्स में तो सब बराबर हो जाएगा, लेकिन हमारी जो सोशल लाइफ है और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें अभी भी इनइक्वालिटी रहेगा। In politics, we'll be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall be, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long we shall continue to live in the life of contradictions? How long shall we continue to deny inequality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. Peril का मतलब होता है डेंजर। माने यहाँ पर अभी तुम देखो, ये बात लिखी है किताब में, मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात समझनी चाहिए। हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी गुनाह है, हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। आप किसी आदमी के संग भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन तुमको लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता? होता है, अभी भी होता है। हम लोग बहुत सारी जगह जाके देखोगे, बहुत सारे घरों में देखोगे, ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों में, कि अगर सपोज कर लो हमारे घर में कोई मेड आती है या कोई काम करने वाला आदमी होता है ना, हम लोग उसको जिस ग्लास से पानी पिलाते हैं, हम लोग वो ग्लास से पानी नहीं पीते, है ना। हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग लोगों को बराबर नहीं मानते अभी भी, है कि नहीं। तो ये एक बीमारी है, और अगर ये बीमारी हम लोग ने इरेडिकेट, लेकिन स्कूल में बहुत अच्छा हो गया आजकल, स्कूल में तो भैया सब अपने दोस्त है कि नहीं। ये स्कूल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई किसी के भी टिफिन से खा लेता है ना। Yes, sir. And this is a good thing. This is a very good thing. इसी के लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हमारा इंडिया में स्कूल खुलने चाहिए, है कि नहीं। तुम लोग जो है आजकल स्कूल नहीं जा रहे, तुम लोग गोल्डन टाइम बर्बाद हो रहा है। स्कूल का तो मजा ही अलग है, स्कूल में कोई भेदभाव नहीं होता, स्कूल में तो भैया टिफिन चुरा के खाने का मजा ही अलग है। हाँ, ऑब्वियसली वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कहानी अलग होता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो नॉन वेज नहीं खाते, कभी कभी तो खा भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बर्बाद होते हैं, ठीक है। वो तो अपने फ्रेंड जो नॉन वेज फ्रेंड होता है उसी को बताया रहे, तू निकल लेके आना रे नॉन वेज, और नॉन वेज वाला बोलता अपनी मम्मी से बोलना दाल बना के दे देगा। तो स्कूल का कहानी अलग है। तो स्कूल के कारण अभी हम लोग काफी एक हो गए, अभी ये सब वहाँ पे स्कूल लाइफ में नहीं होता, स्कूल स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता, अच्छी बात है ये। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, उनको इस बात का बहुत टेंशन था कि इंडिया में ये जो सोशल ईवल है इसको हटाना बहुत जरूरी है। सर बताएं सर, हमारी कंट्री में सर 60% लोग होंगे सर जो लोअर कास्ट के होंगे सर, अनटचेबिलिटी में 60% होंगे। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये कल भी एक जन मेरे को बोल रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, इसका डाटा नहीं है मेरे पास, ठीक है। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947। कुछ इसी तरह से उनका एक्सेंट था, वैसे ही बात करते। ये क्या हम लोग आजाद हुए ना 14 अगस्त को रात को 12 बजे, ठीक है, 14 अगस्त रात को 12 बजे, यानी कि 15 अगस्त चालू होने वाला है, ठीक है। तो मिडनाइट पे उन्होंने ये स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और इस स्पीच का नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ये इनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की, और वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, तुम लोग को पता ही होगा। यस सर। तो ये स्पीच अभी मैं सुनता हूँ, ठीक है। तो ट्राइस्ट का मतलब होता है बेसिकली मिलन, ठीक है, बेसिकली मिलन जो होता है ना उसको हम लोग ट्राइस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कैसे स्पीच दी थी, कुछ मैंने सुना रेडियो पे। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। तो उनकी स्पीच कुछ ऐसी है, लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny
And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A सर moment हिंदी comes में which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting as this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and our people and to still larger cause of humanity. कितना बढ़िया स्पीच उन्होंने लिखा है. इंग्लिश देखो, खाली इंग्लिश, उनकी इंग्लिश देखो कितनी अच्छी उन्होंने इंग्लिश सर है. लिखा है सर कि बोला है. अरे तो बोला तो लिख के ही ना बोला होगा, पागल आदमी. तो सर वैसे तो हिंदी में उन्होंने बोला होगा ना कंट्री में. उन्होंने सर स्पीच हमारी दी है, कंट्री ये नहीं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में स्पीच दी है उनकी. उनकी ट्राइब विद डेस्टिनी इंग्लिश की स्पीच है, ठीक है. और ये उन्होंने बोला है ऑल इंडिया रेडियो पर. ये ऑल इंडिया रेडियो पर माने आजादी की जो रात थी 12 बजे, 14 अगस्त 12 बजे उन्होंने बोला है, ठीक है. माने इन्होंने स्पीच दी है ये, ठीक है. और देखो इंग्लिश देखो कितनी अच्छी है उनकी. Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge. कितने बच्चों को मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, इस सबका मीनिंग चेक करके लिख के याद करना, ठीक है. Very substantially, at the stroke of midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. A moment comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of nation long suppressed find utterance. It is fitting that this solemn moment. अटेंस मतलब क्या होता है सर? अरे सबका मतलब मैं बता दूंगा, लेकिन मैं तो तुमको होमवर्क दे रहा हूँ पता करना. अटेंडेंस मतलब बोलना, ठीक है. माने हमारा जो हम लोग को दबाया गया था, सप्रेस माने जो हम दबे हुए थे, आज हम बोलना चालू किए. फ्रीडम, अटरेंस, ठीक है. अटर करना मतलब बोलना. इट इज फिटिंग दैट एट दिस सोलम मूवमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन एंड द सर्विस ऑफ इंडिया एंड द पीपल एंड टू स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. मैं ये जितना भी अंडरलाइन किया हूँ, मुझे ऐसा लगता है 50% को पता होगा, 50% को नहीं पता होगा. तो आप लोग इसका मीनिंग पूरा पता करके स्पीच को पूरा क्लियर कीजिएगा. सोचिए कितने हमारे प्रधानमंत्री हैं 1947, ठीक है, और हम लोग उनकी इंग्लिश हमसे कितनी बेटर है, इसको कंपेयर करिए आप. Freedom and power brings responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Sovereign का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जो किसी और से ऑर्डर नहीं लेता है. माने हमको ब्रिटेन अब ऑर्डर नहीं देगा, हम अपने ऑर्डर खुद लेंगे, हम फ्री हैं. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of the sorrow. Some of these pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it's the future that belongs to us now. The future is not one of ease or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. Pledge का मतलब कसम, ठीक है. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and equality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. और हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया की कोई भी आंख से आंसू नहीं गिरे. That may be beyond us, but as long there are tears and suffering, so long as we work will not over. बोल रहा है हम इंडिया को तब तक बनाते रहेंगे जब तक इंडिया का हर आदमी खुशहाल नहीं हो जाए, ठीक है. और ये खाली जवाहरलाल नेहरू का काम नहीं है, ये आने वाले सारे प्रधानमंत्रियों का काम है, नरेंद्र मोदी जी का भी काम है, और आने वाले जितने आने वाले प्राइम मिनिस्टर उनका भी काम है कि उनको तब तक इंडिया के लिए काम करना है जब तक इंडिया का हर बच्चा रात को खुशी से सो रहा हो, हर बच्चे के पेट में खाना हो, हर बच्चा स्कूल से पढ़ा हुआ हो, सब एजुकेटेड हो, गरीबी कहीं नहीं हो, कोई गरीबी से नहीं मरे, कोई बिना इलाज के नहीं मरे, कोई किसी के पास, सबके पास अपना घर हो. तो ये इंडिया हम देखना चाहते हैं. समझ में आया बात को? और ये हर पॉलिटिशियन का मकसद होता है. रुक, हर पॉलिटिशियन का मकसद यही होना चाहिए कि हम तब तक इंडिया को आगे लेकर जाएंगे जब तक हम ये सब अचीव नहीं कर ले. आप तुम बोलो पार्थ. सर ये सब प्राइम मिनिस्टर की सर नहीं होनी चाहिए, पूरे चीफ मिनिस्टर हर मंत्री की होनी चाहिए सर. ये सबका ही होता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है. हर मंत्री का, आदमी का होना चाहिए सर, हर आदमी का होना चाहिए. बहुत अच्छा बात. कभी कभी तो बहुत अच्छी बातें बोलता है, कभी कभी तो बातें बोलता है बहुत अच्छी बोलता है. लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हमारे टीचर लोग पता नहीं क्यों ये सब बातों पे जोर नहीं देते. ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली मार्क्स लाने के लिए नहीं. अगर हर बच्चे को स्कूल में ये पढ़ा दिया जाए कि अगर तू बड़ा होकर मंत्री बनेगा तो तेरा काम ये नहीं है कि तू पैसे बना, तेरा काम ये है कि हमको हर आदमी का आंसू हटाना. इमेजिन करो अगर इंडिया में हर आदमी सुखी हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं, है कि नहीं. हमको चोरी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर. समझ में आ रहा बात को? चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसको खाने को नहीं मिल रहा है,
उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं कोई तो गलत कर रहा है, इसी के लिए उसको वो सफर कर रहा है। अगर हर प्रधानमंत्री ये सोच ले कि मुझे हर आदमी को दुखी से हटाना है, देखो बहुत मुश्किल काम है, बोलना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है, लेकिन तू करना ही तो है, और काम क्या है हमारे पास, तभी तो तुमको मंत्री बनाया है। समझ में आ रहा बात को? यस सर, मेन खाने से हेल्थ और एजुकेशन के लिए मंत्री बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, फिर से बहुत अच्छी बात बोली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना अच्छा हो, हेल्थ उससे अच्छी हो ही जाएगी, और एजुकेशन, रहना खाना, बेसिक नेसेसिटी है वो हमको करना जरूरी है, ठीक है। यस सर। अब फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम लोग क्या सोच रहे थे, हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को खोलोगे तो उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन पेज होगा जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज। हाँ, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल बताता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मिलेगा। Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. तो ये देखो preamble का पेज है, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का लिखा हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का preamble है, ठीक है। We the people of the United States, उनका कैसे इंट्रोडक्शन हो रहा है। In order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, माने peace, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our prosperity, do ordain and establish this constitution for the United States of America. बोला हमने ये क्यों बनाया, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया है, हमको जस्टिस चाहिए, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी चाहिए, कॉमन डिफेंस चाहिए, हम लोग को प्रोमोट करना है लाइफ को, ठीक है, लिबर्टी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ठीक है, ये सब काम के लिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उसी को देखकर हमने अपना भी प्रियम्बल बनाया है, ठीक है। हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है, वी, ये साउथ अफ्रीका का है, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का है, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका वाला भी हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है, ये हमारे इंडिया का है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप पर हर एक बच्चा को रटा हुआ होना चाहिए। आज तो शायद हो सकता है हम लोग का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर बनाएंगे, इसको पूरा मैं डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। तो अभी 2 मिनट बाकी है, और इसका कितना पेजेस है इस चैप्टर का, अच्छा ये खत्म हो गया, एक पेज है। हाँ, तो हम लोग अभी, ये बहुत ही गलत टाइम है, लेकिन हम लोग अभी ये वीडियो एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे और मैं इसको समझाऊंगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन आप लोग जरूर देखें, ओके। तो हम लोग अभी ये वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। पार्थ रीजॉइन करना अभी। यस सर, यस सर।